दोस्तों बिस्मिल्लाह। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से देश में एक तरह का एक परसेप्शन बन रहा है, या ये कहिए कि मेरा नजरिया ये है कि परसेप्शन 2014 के बाद ये बना है कि देश में नफरत बीजेपी या उसकी जो हिमायती पार्टियां हैं उनकी वजह से देश में नफरत फैल रही है। और नफरत के कई सारे कारण हैं। उनमें एक कारण ये भी है कि बीजेपी कहती है कि हम प्रो हिंदू हैं। बीजेपी राम मंदिर की बात करती है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी धार्मिक कोई भी बात करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मुसलमान को कहीं ना कहीं बांटने की और मुसलमान को कहीं ना कहीं दूर करने की बात करती है, या जब मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है या मुसलमान को कहीं सताया जाता है, बुलडोजर चलता है, तो उस पर जो बीजेपी का के बड़े नेता हैं या सरकार में बैठे हुए बड़े लोग हैं, वो उस पर कुछ नहीं बोलते। उस पर एक नया नारा अभी निकला है, सब लोग जानते हैं, बटोगे तो कटोगे। ये एक ऐसा नारा है जिससे नफरत कहीं ना कहीं और बढ़ी है। इसलिए बढ़ी है कि बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू वोट सारा इकट्ठा हो जाए, मुसलमान का वोट हमें नहीं चाहिए। जब आप प्रो हिंदू हो जाते हो तो मुसलमान तो खुद ही अलग हो जाता है। इसलिए हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, और एक मुद्दा साथ साथ ये भी जोड़ेंगे कि वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड के लिए जो कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसको मुस्लिम कैसे देखते हैं, और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अपने नजरिए से उसको कैसे देखते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ पंडित अजय गौतम है। जी नमस्कार। मेरे साथ पंडित अजय गौतम है, और मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, और मेरे साथ में मेरे दोस्त, मेरे भाई बिलाल भाई हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और सबसे पहला सवाल पंडित अजय गौतम जी आपसे जानना चाहता हूं, जी योगी जी का ये जो बयान है बटोगे तो कटोगे, मुसलमान इससे सहमत नहीं है, मैं भी खास तौर से इससे सहमत नहीं हूं। जी आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, योगी जी ने जो, मैं पहले जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रो हिंदू है, वो जबकि मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखता। इसका कारण ये, अगर आप देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बनाने वाली कौन थी? भारतीय जनता पार्टी थी। 2000 अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर बनाया, कांग्रेस ने तो जीवन में नहीं बनाया। उसके अलावा जितने भी मुसलमानों को लेके यूपीएससी में छूट से लेके सिविल सर्विसेज में छूट से लेके जितनी भी ये स्कीम बनाने वाली पार्टी थी, वो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी थी। लाहौर बस लेके जाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। तो जो बाकी जितनी भी चीजें थी, आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी दिखावा करती है हिंदुओं के समर्थक होने का। वास्तविक में वो जितना भला मुसलमानों का करती है, उसने कभी हिंदुओं का नहीं किया। आज देखिए, अगर मुस्लिम कन्या ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसे कन्यादान के रूप में 51,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हमारे तो हिंदू लड़कियों के लिए तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, ये सब बनाने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है मौलाना साहब। रही बात, अब मैं आता हूँ बयान पे कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बटेंगे और कटेंगे वाले बयान क्यों थोड़ा आज की उसमें सही साबित होता है कि जब हम, क्या हुआ कि अंग्रेजों को जब लगा कि भाई हिंदुओं पे राज करना ठीक इतना सही नहीं है, तो उन्होंने हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बना दी। पहले 4 वर्ण हुआ करते थे कार्य के हिसाब से, फिर उन्होंने उसके अंदर ये कुर्मी, ये ठाकुर, ये एससी, ये और एससी, ये हरिजन, ये दलित, ये और दलित, ऐसे कर करके 150-200 जातियां बना दी। अब सब क्या हो गया कि जब जाति प्रथा के अंदर सब लोग लगे रहने लगे, तो उन्हें ये लगा कि आज भी कहीं भी अगर टिकट दी जाती है तो ये देखी जाती है इस उम्मीदवार की जाति के कितने लोग हैं, धर्म देख के नहीं दी जाती कि या हिंदू धर्म के कितने लोग हैं। तो यही संदेश योगी जी ने दिया कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर वहां जाति देख के लोगों को नहीं मारा जा रहा, वहां धर्म देख के लोगों को मारा जा रहा है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर वहां जाति देख के लोगों को नहीं मारा जा रहा, धर्म देख के लोगों को मारा जा रहा है। इसी तरीके से हमें जाति पाति को छोड़ना है, सबको भारतीय बनना है, सबको हिंदुस्तानी बनना है, सबको हिंदू बनना है। ये काउंटर क्वेश्चन है आपसे, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई बांग्लादेश को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग,
और जी। सरकार भी उसको हाईलाइट कर रही है। हालांकि देश के अंदर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, सब्जी वालों को, रेडी वालों को, दाढ़ी वालों को पीटा जा रहा है, उस पर कोई नहीं बोलता। अब देखिए मौलाना साहब, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब गोधरा एक्सप्रेस के अंदर साबरमती एक्सप्रेस की S6 नाम की जो बोगी थी, उसमें 59 राम भक्तों की लिंचिंग हुई नहीं हुई? आप मुझे बताइएगा, उसको कोई जस्टिफाई करेगा क्या? ये लिंचिंग जो शब्द है, ये लिंचिंग शब्द ही गलत है। मैं इसको एक जुर्म मानता हूँ। ना इसको हिंदू से जोड़ के देखें, ना मुसलमान से जोड़ के देखें। इसी तरीके के अक्षरधाम मंदिर पे जब AK-47 से फायरिंग हुई, तब हिंदुओं की लिंचिंग हुई या नहीं हुई है? मुझे बता दीजिए। पानीपत के अंदर जब बम ब्लास्ट होता है, वहां वो लिंचिंग होती है नहीं होती है हिंदुओं की? बता दीजिए। दीपावली से एक दिन पहले दिल्ली में करोल बाग और सरोजनी नगर के अंदर बम फटते हैं, वहां हिंदुओं की लिंचिंग होती है नहीं होती है? आप बता दीजिए। तो ये कह देना कि लिंचिंग होती है, देखिए दो बातें बिल्कुल स्पष्ट है कि गाय को लेके देश में माहौल बदला है। ज्यादातर जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो गाय की सुरक्षा को लेके मामले हुए हैं। और हमने हाथ जोड़ के अपने मुसलमान भाइयों से अपील करी कि भैया गौ कशी मत करिए, गाय का सम्मान करिए। आप ठीक है, गाय आपके लिए माता नहीं है, आपका उसमें ईमान नहीं है, मत मानिए ना, लेकिन जीव मान के कर लीजिए। ये भी मान लीजिए कि देश का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो इस गाय की वो अपनी आस्था रखता है, फिर जान के ऐसी हरकतें करनी। अब ये जो अब आप बता दीजिए, जो जहाँ से मॉब लिंचिंग की शुरुआत हुई थी, वो वाला केस क्या था? ठीक है, यहाँ का दादरी का केस था। दादरी के केस के अंदर उसके भाई ने, इकलाक के भाई ने खुद माना कि हाँ हमने गौकशी करी थी, ऑन रिकॉर्ड है रिपब्लिक चैनल पे। अच्छा, उसने ये खुद माना। टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा पंडित जी। मैं मुमताज भाई से जानना चाहता हूँ। मुमताज भाई, आपने पंडित जी को सुना, आप क्या ये परसेप्शन जो बना है इसको सही मानते हैं, या पंडित जी जो अपने हिसाब से बताना चाह रहे हैं या वो सही है? देखिए, मैं 4 मिसरे पहले पेश कर दूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं कि किसी भी धर्म का अपमान न होने देंगे, किसी भी धर्म का अपमान न होने देंगे, किसी इंसान को बदनाम न होने देंगे। ये जो भारत की जमीन सबको, ये है भारत की जमीन, सबको बता दो मुमताज, ये है भारत की जमीन, सबको बता दो मुमताज, इसके सम्मान को कुर्बान न होने देंगे। वाह, तो वाह, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर से जब भी डिबेट में या कहीं मुसलमानों को लाया जाता है, वो ये मान करके एंकर और जो सामने होता है कि साहब यही जिम्मेदार है टोटल। तो हमारे मन में क्या है वो 4 मिसरे में मैंने दे दिया। अब मैं दूसरी बात पंडित जी की, देखिए ये इनको जानकारी नहीं है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वो बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में नहीं बनी। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी है तब जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी में जब बताया गया कि अकलियतों की हालत जो है दलितों से बदतर है, तो उसके बाद ये बाकायदा जो है मिनिस्ट्री बनी, और AR अंतुले इसके पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर हुए, और उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन, और इस तरीके से और तमाम जो एजुकेशन माइनॉरिटी कमीशन जिसके पहले चेयरमैन जस्टिस एजाज सिद्दीकी साहब। तो इस तरह से ये जो है सिलसिला आगे बढ़ता है। तो बीजेपी ने किया है और बीजेपी करती है। मैं देखिए जरूर काम करती होगी, लेकिन ये कि वो एक गांव में कहावत है कि मुष्टि मार के गोबर सुंघाना, तो अगर ये हाल है कि तो वो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं। दूसरी बात, अभी आप जो कह रहे थे बांग्लादेश की बात, या उस पे बात कर लेते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई नारा आपको कहां से ये याद आ गया, सबका साथ सबका विकास? क्या अच्छा नारा नहीं था? क्या उस पे आपको इत्मीनान नहीं था? क्या आपको नहीं लग रहा था कि ये ज्यादा अच्छा नारा है कि सबका साथ? क्या इसमें बंटने की बात है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये मोदी जी का नारा था और अब RSS जो है योगी जी को प्रोजेक्ट कर रही, बगैर उसके शायद इनका काम नहीं चल रहा था। और ये नारा उस वक्त लाया गया कि जब 240 पर बीजेपी सिमट गई, जब यूपी में बुरी तरीके से हार हुई, क्योंकि 80 सीट का दावा हो रहा था और 43 सीटों पे हार गए। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नारा इनको लगा कि ये गड़ा जाए। कह रहे साहब हरियाणा में हमारी
बड़ी कामयाबी, कौन सी बड़ी कामयाबी मिल गई? कहां बड़ी कामयाबी मिल गई? आप बताइए कहां? तो इसलिए अब महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में वहां योगी जी का साहब हर जगह जो है होर्डिंग लग रही, हर जगह ये चलाया जा रहा है। मैंने तो कहा, मैंने कहा ये तो लग रहा है इंडिया गठबंधन में चूंकि टूट फूट वहां अगाड़ी में है, तो ये उसको एकजुट करने के लिए योगी जी का ये पोस्टर बैनर लगाया गया कि ये जो महाअगाड़ी है ये सब एकजुट हो जाए, इंडिया गठबंधन जो है एकजुट हो जाए। अब आ जाइए, देखिए बांग्लादेश की बात आपने कही। देखिए बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, दुनिया का कोई देश हो, हम उसको हिंदू मुस्लिम के ऐनक से देखने के बजाय हम जो है ये देखें कि वो माइनॉरिटी है क्या। बांग्लादेश में जो हिंदू है वो माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी पे जुल्म होता है, मैं मान रहा हूं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे जाओ, चाहे और माइनॉरिटी चाहे हिंदुस्तान हो, ये आप मानो। अब माइनॉरिटी, चूंकि बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदू है, तो जरूर, और उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, हमें बोलना चाहिए। लेकिन जो माइनॉरिटी में है बांग्लादेश में हिंदू, उनको आप जोड़िए जो अक्सरियत में, मेजोरिटी में है, ये तो अक्ल से बाहर की बात है भाई, ये अक्ल से बाहर की बात है। और आप ये कह रहे हो साहब कि एक रहेंगे और वो एक हो गए बांग्लादेश में, ये क्या बात हुई? कहां एक एक करवा के और आप क्या कर रहे हो भाई? ये तो सरकार से दबाव बनाइए आप। और एक भी किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं बार बार कहता रहा कि निकलो भाइयों, चलो प्रोटेस्ट करें, बांग्लादेश के एम्बेसी का घेराव करें, कोई निकलने के लिए तैयार नहीं, सवाए टीवी डिबेट या ट्वीट खेल ले। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं की फिक्र नहीं है, इन्हें जो है हिंदुस्तान में कैसे पोलराइजेशन हो और कैसे मुसलमानों को, अब आप बताइए, मुसलमान तो खुद ही यहाँ माइनॉरिटी में, और मुसलमान की हालत तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं की है वो हालत यहाँ में है। अब कम ज्यादा आप कह सकते हैं, ये भी कम ज्यादा कर, लेकिन भाई ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ज्यादा हालत खराब है इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर यहाँ की सरकार बिल्कुल मौन है, कोई नहीं बोल रहा है, पीएम से लेके सीएम तक, बस उनको फिक्र है तुष्टिकरण की। मैं आऊंगा आपके पास मुमताज भाई। बिलाल भाई, आपने मुमताज भाई को सुना, पंडित अजय गौतम को सुना, मेरा आपसे एक सवाल ये है, आप चूंकि वकील भी हैं, ये जिस तरह के नारे सियासी लोग बोलते हैं, क्या ये संविधान के विरुद्ध नहीं है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल हजरत, ये संविधान के अगेंस्ट है, और जिस तरीके से पॉलिटिकल लोग ये नारे देते हैं, अपना जाति फायदा करते हैं और अपनी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि इनकी पहचान ही ये है। भारत एक कंट्री नहीं है, भारत एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग साथ में रहना चाहते हैं। हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए आप। देखिए, हिंदुस्तान एक कंट्री नहीं है, एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल के साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन भाजपा, आरएसएस जैसे लोग जो है उसको तोड़ने के लिए जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं, सीधी, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, फिर नमाज को टारगेट किया जाता है, मदरसे को टारगेट किया जाता है। अब कटेंगे बटेंगे को लेकर पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है। जिस तरीके से अभी मेरे भाई ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के नारा जो खूबसूरत दिया था, वो नहीं चल पा रहा, क्योंकि आरएसएस ने कहीं ना कहीं कान खींचने का काम किया है, योगी जी को आगे काम करने का किया कि आगे आप बढ़िए और आप जितनी नफरत फैला सकते हैं इतनी नफरत फैलाइए। तो हमने तो 70 साल 80 साल में कभी ऐसा नहीं देखा कि गोश्त के नाम पे, शक के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। इसके ट्रेन में जा रहा है, इसको हो सकता है ये गोश्त खा रहा है, ये कुछ कर रहा है, गाय काट के ला रहा है, तो उसको ऑन स्पॉट मार दिया जा रहा है। हमने नहीं देखा इस मुल्क के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल चीजें हैं। 2014 के बाद जो इन लोगों ने अपने वादे किए थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख का वादा किया था, स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, डीजल पेट्रोल जो महंगाई है देश के अंदर वो कम करने की बात की थी, वो तो कर नहीं पाए। उनसे ध्यान भटकाने के लिए कैसे देश में तुष्टीकरण और पोलराइज करके और हिंदू मुसलमान में जातियों में बांट के ये करके कैसे हम फायदा उठाएं। कभी कुंभ को लेकर आ जाते हैं कि कुंभ के अंदर मुसलमानों की एंट्री बंद है, नेम प्लेट को लेके आ जाते हैं कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है।
तो ये तो इनकी नसों में, इनके खूनों में आ चुका है भाजपा के और आरएसएस के अंदर, किस तरीके से देश को बांटा जाए, हिंदू बिल्कुल मुसलमान बिल्कुल। हर चीज पे की जाए, खाने के अंदर हिंदू मुसलमान। देखिए बात इतनी सी है, हमारे सामने जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, उसके अंदर जब मॉब लिंचिंग का पहला केस कौन सा सुनने में आया था? 1 लाख का सुनने में आया था। 1 लाख वाला केस किस मामले से जुड़ा हुआ था? गोकशी के मामले से जुड़ा हुआ था। और मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मोहम्मद साहब ने कहा कि गाय के दूध में शिफा है और गाय के गोश्त के अंदर जो है बीमारी है। सवाल लेकिन इतना सा है, इस बात को मानने वाले तो लोग नहीं है। दिल्ली के अंदर आपको मैं बताऊं, दिवाली में शास्त्री नगर के सामने पुल के नीचे गोकशी हो गई, उधर से रोहिणी आउटर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो गई, मेवात से डेली के डेली यहाँ पे गाड़ियां आती हैं और गायों को भरकर ले जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो बिल्कुल, कितनी बार मैंने कहा कि भाई जब तक हमारे और आपके बीच में जिन जिन बातों को लेकर विवाद है, उसमें गाय बड़ा प्रमुख मुद्दा है। और इसलिए मैंने कहा कि जब तक गाय को लेके एक विचार नहीं होंगे, मैंने कहा आप उस पर ईमान मत लाइए। आपको कुरान के खिलाफ जाना नहीं है, हदीसों के खिलाफ जाना नहीं, आप ईमान मत लाइए गाय पे, लेकिन जिन लोगों का ईमान है उनकी थोड़ी इज्जत रखिए, उनकी थोड़ी सी इज्जत करिए। क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है, जब कोई आदमी देखता है गोकशी होते हुए या कुछ भी होते हुए, तो वो धार्मिक इत्तेमाद के कारण उसका उस वक्त में उसका अपने पे कंट्रोल नहीं रहता और घटनाएं ऐसी घट जाती हैं कि फिर वो मॉब लिंचिंग बन जाता है। नहीं, इसलिए मैंने आपको बात कहा, किरण रिजिजू ने एक बार बात कही थी, मेरे से पूछा टीवी डिबेट में कि किरण रिजिजू कहता है तो मैं तो बीफ खाता हूँ। मैंने कहा भाई बात सुन लो, किरण रिजिजू कहे या मार्कंडे काटजू कहे, जो भी मेरी नजरों में गौ मांस खाता है वो मानव नहीं है, दानव है, इंसान नहीं है, राक्षस है। स्पष्ट बात कही। क्या किरण रिजिजू बोले, मोहन भागवत जी बोले या अपना कोई भी बोले, हमारा मत बिल्कुल क्लियर है। और कितनी बार सिर्फ बात इतनी सी है, मैंने कहा अब ये देखिए, अब कुंभ की बात आ गई बीच में, ये कुंभ के अंदर दुकान नहीं लगाने देंगे। जब इस तरीके की घटना आएगी, जूस के अंदर देखिए कोई पेशाब मिला दे, आटे में थूक दे, इस तरीके की जब लगातार मुमताज भाई घटनाएं सामने आएंगी, तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या जो भी जियारत की जगह है, क्या वहां भरोसा टूटता नहीं है क्या? मैं तो छोटी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी कोई जियारत की जगह है जहां आपने पवित्र होके जाना है, जहां आपने पवित्र होके रहना है, और वहां कोई वो व्यक्ति पहुंच जाए जो वो मानसिकता रखना है। ये नहीं कह रहा सारे मुसलमान करते हैं, लेकिन जो घटनाएं सामने आती हैं वीडियो पे, जहाँ बर्तन खाने में थूकना है, कहीं पेशाब मिलाना है, कहीं कुछ करना है, कहीं इस तरीके की घटना। पंडित जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। इस तरह की घटनाएं तो बहुत सारी मैं आपको सोशल मीडिया पर दिखा सकता हूँ, हिंदू भी कर रहे हैं। आप छोटे छोटे ढाबों में चले जाइए, वहां जो लोग ढाबों में काम कर रहे हैं, उनको तो पाक की सफाई से कोई लेना देना नहीं, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी है। वो एक तरफ जो है पसीना छू रहा है और दूसरी तरफ आटा गूंद रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, हाथ से साफ कर रहे हैं, उसी हाथ को सब्जी में और आटे में लगा रहे हैं। ये तो सब जगह होता है, इसको धर्म से जोड़कर क्यों देखा जाता है पंडित जी? नहीं, मैं इसको धर्म से जोड़कर नहीं देख रहा। देखिए, जो आपने कहा वो साफ सफाई का मामला, हाइजीन का मामला, पवित्रता का मामला, वो बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन क्या होता है जब इंटेंशनली, आदतन या इरादतन, जब कोई इस तरीके की, आपने जो कहा मैं इत्तेफाक रखता हूं उससे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा, लेकिन आदतन या इरादतन जब आप किसी इस तरीके से करो, और कुंभ के अंदर मैं बता दूं तकरीबन 2 से 4 करोड़ आदमी हमेशा मौजूद रहता है, हमेशा 40 किलोमीटर के अंदर। एक क्वेश्चन और काउंटर, हाँ जी, अगर मुसलमान करे तो वो आदतन करता है, हिंदू भाई करे तो वो ऐसे ही हो जाता है, हादसा है। ये नहीं, हादसा नहीं है। देखिए, माफी किसी की नहीं है, माफी किसी की नहीं है। गुनाह में किसी का धर्म देख के कोई माफी नहीं। मुसलमान करे तो टांग दो और हिंदू करे तो छोड़ दो। मैं बड़ा स्पष्टवादी आदमी हूँ। जब मैं आप देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ कह सकता हूँ कि अगर वो ये कहे मैं गौ मांस खाता हूँ, तो वो मेरी नजरों में वो भी दानव है। तो इसमें मैं धर्म देख के तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो सीधी सी एक बात कह रहा हूँ। आपको देखिए, जो देश की सबसे बड़ी आबादी है, आप जब तक उसके जो धार्मिक हकूक हैं, उसकी जो जहां उसका ईमान है,
जब तक आप उसकी इज्जत नहीं करोगे, ना तो ये मॉब लिंचिंग खत्म, ना ये नफरत खत्म हो। तय आपने करना है, हमने तय नहीं करना। हम तो पहले से इतने, देखो एक बात बड़ी स्पष्ट है, इस देश में 30 करोड़ मुसलमान है, कम से 30 करोड़ मुसलमान ना तो कहीं जा सकते, ना ही फेंके जा सकते, ना कुछ और हो सकता। तो तालमेल तो बनना है, आज नहीं बनेगा, कल बनेगा, कल नहीं बनेगा, परसों बनेगा, लेकिन जब तक तालमेल नहीं बनता। पंडित जी, आपने मेरे मन की बात कह दी। यही सवाल लेकर मैं मुमताज भाई के पास जा रहा हूँ। मुमताज भाई, पंडित जी ने इस बात को माना और ये सच्चाई है कि जो 30 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर, वो ना तो यहाँ से कहीं जा सकता है और ना उनको मारा काटा जा सकता है, ये भी समझ लीजिए। फिर बार बार मुसलमानों को टारगेट करके इस तरह के नारे देना कि मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ये क्या है मुमताज भाई? इस पर जरा रोशनी डालिए आप। ये वही है कि कैसे पोलराइज किया जाए, कैसे 51% तक वोट हिंदू भाइयों का हासिल किया जाए और 50-100 साल तक हुकूमत की जाए, यही मंशा है। इसके अलावा कोई मंशा नहीं। वरना मैंने एक बात कही थी कि देखिए, समझदार आदमी कौन है, चाहे हुकूमत में बैठे हुए लोग हों, चाहे दूसरे हैं, अपोजिशन का कोई भी हो, हम हो आप हो, हाथ काटना, यानी 30 करोड़ जैसे कहा तो 60 करोड़ हाथ हो गए। 60 करोड़ हाथ अगर आप काटने मशीन लगा के भी काटोगे तो कई साल लगेंगे, 60 करोड़। बिल्कुल। लेकिन नहीं, सुनिए उसका दूसरा रुख, मैं अक्लमंदी की बात कर रहा हूं, लेकिन दूसरा रुख ये है कि आप एक बयान में, एक आवाज में आप 60 करोड़ हाथों से काम ले सकते हो, काम ले सकते हो। बिल्कुल कि साहब ये करना है और मुसलमान भाई आए, वो आ जाएंगे, वो करेंगे। तो इसलिए अक्लमंदी किस में है, काटने में कि करवाने में? एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आपने गौ रक्षा की बात की। हरियाणा चलिए, यूपी चलिए और राजस्थान चलिए, मैं आपको गौशालाएं दिखा दूं, चारा है नहीं वहां पे और घोटाला चल रहा है, गायें मर रही हैं और उनको क्रेन से कैसे घसीटा जा रहा है, मतलब आंसू आ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये हालत कर रखी है, आप जाकर के देख लीजिए। क्या घोटाले पे कोई आंदोलन किया? एक मिनट, क्या घोटाले पे आज तक किसी गौ रक्षक ने आंदोलन किया? क्या उस पे कोई बोला? नहीं बोला। आपने किरण रिजिजू की बात कही, नॉर्थ ईस्ट में बाकायदा बीजेपी मैनिफेस्टो में कहती है गाय खाने की आजादी देंगे। क्या उसके खिलाफ कोई? मुमताज भाई, मैं आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे मेरी बात मुकम्मल तो तब तो बढ़ाओ। जी, जब मैं रुक जाऊं तब तो बढ़ाओ। रुके, मैं एक सवाल आगे बढ़ाकर बात कर रहा हूं आपसे। मेरा गांव हरियाणा से बिल्कुल मिला हुआ है और हरियाणा के आसपास में जितनी भी गौशाला है, वहां से 5,000 रुपए में गाड़ी लोड हो जाती है पूरी गाय की। और ये कौन करते हैं? हिंदू रक्षा दल के लोग, बजरंग दल के लोग, ये वो लोग करते हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, अब बोलिए आप। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा हूं अभी जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो घोटाले हो रहे हैं गाय के नाम पे, गौशालाओं में गायें मर रही हैं, क्या गौ रक्षक इनके खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे, कोई नहीं बोल रहा है। इसके अलावा मैंने बार बार कहा कि 10 साल मोदी की सरकार हो गई, 11वें साल में चल रही है कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। कौन रोक रहा है? लेकिन नहीं घोषित कर रहे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इनको मैनिफेस्टो में अपने शामिल करना है कि आप गाय खाइए, पूरी आजादी है। तो ये चीज जो है, मैं वही चीज कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ, क्या मतलब, गौ माता जो है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में है, वो नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में गौ माता हमारी नहीं है, तो वहां हिफाजत क्यों नहीं की जाएगी? फिर आप देखिए कि मोदी सरकार में गुजरात और यूपी दो बड़ी स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हुआ है, इन्हीं के सरकार में। बताइए कौन जिम्मेदार है? लेकिन मुसलमानों पे आप थोप दो, मुसलमानों पे इल्जाम लगा दो। और मैं आपको बताऊं, गौ रक्षा के नाम पे मैं आपको बता रहा हूं, बेचारे जो किसान है आज गाय पालते हुए डर रहे। और माफ कीजिएगा, देखिए, बगैर फायदा के अभी अब्बा पेंशन पा रहे हो तो चारों बेटे जो है वो लगे रहेंगे कि पेंशन आएगी, और पेंशन न मिल रही हो
तभी वो कहेगा भैया 2 दिन उनके यहाँ 2 दिन उनके यहाँ। यही हाल जानवरों के साथ भी है, माफ कीजिएगा। बिल्कुल माता है लेकिन जब तक दूध देती तब तक, उसके बाद क्या। मैं कुछ कहूँ भाई। इसलिए पंडित जी एक सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने मुमताज भाई को सुना, देखिए ये सच्चाई है। मैं पूरे मुसलमानों की तरफ से तर्जमानी करके आपसे ये कहता हूँ कि आप इसके लिए एक आंदोलन चलाइए, और आंदोलन सिर्फ जबानी नहीं, हम साथ रहेंगे, सड़कों पर हम निकलिए, साथ रहेंगे, सड़कों पर निकलिए और ये कहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, नॉर्थ ईस्ट में भी गाय को ना खाने दिया जाए, मुसलमान आपके साथ है। अब आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं मुमताज भाई को अवगत करा दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में मेरी 8 PIL है गौरक्षा को लेके, सुप्रीम कोर्ट में 1 है और उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर 2 है। पिछले 5 साल से लगातार हम लोग गौ सेवा में जुड़े हुए हैं, कोर्ट में भी, जमीन पे भी। जमीन पे हमारे 100 से ज्यादा लोग हैं। जब भी फोन मिलता है कि किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया, अपने खर्चे पे इलाज कराते हैं, कोई डोनेशन नहीं लेते, कोई सरकार का सहयोग। आप गौ सेवक है पंडित जी, मैं गौ रक्षकों की बात कर रहा हूँ। नहीं, अब सुनिए मुझे थोड़ा सा, मैं 1 मिनट में अपनी बात कंक्लूड करूंगा। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ जी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ। रिट पिटीशन सिविल नंबर 14115/2649/2022। मैं आपकी बात का इनकार नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नंबर दे रहा हूँ, आप गूगल भी करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर लंपी वायरस फॉर काउ सेवक और फॉर डिग्निफाइड बरियल, आप देखिएगा निकल आएगा सारे का सारा। दूसरी बात, जमीन पर भी हमें जहां मौका मिलता है हम पूरी तरीके से ताकत से काम करते हैं। तीसरी बात, नॉर्थ ईस्ट में ये जो आंदोलन, अभी हमारे जो सनातन धर्म के सबसे बड़े जो हमारे झंडा बरदार हैं शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने हर प्रदेश का दौरा किया, हर प्रदेश का। पिछले 38 दिन से यात्रा निकल रही थी जो कल ही समाप्त हुई है। मौलाना साहब बुला रहे थे, मैं नहीं आ पा रहा था क्योंकि कभी कोर्ट में होता था, कभी यात्रा में। तो मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूँ कि 38 दिन लगातार यात्रा निकली है, हर प्रदेश में निकली है। अरुणाचल में भी गए हैं, नागालैंड में भी गए हैं, मेघालय में भी गए हैं, और वहां हमारे लिए वहां भी गाय माता है, हमारे लिए गोवा में भी गाय माता है, हमारे लिए पश्चिम बंगाल में भी गाय माता है। हमारी कोई दोहरी मानसिकता नहीं है। आपने जो कहा गौशालाओं की हालत बदतर है, सही कहा है आपने। कहा मुझे भी हिंदू होने के नाते कई बार बहुत लज्जा आती है, शर्म आती है, क्योंकि कारण क्या है, अजय गौतम अपने आप को शहर के चौराहे पे नीलाम कर दे तो भी एक दिन गाय का भोजन नहीं करा सकता। साधन किसके पास है, बजट किसके पास है, सरकार के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ हस्बेंड्री किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशनरी किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री किसके पास है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड किसके पास है, सरकार के पास है। तो हम लोग सरकार के साथ जोड़ती है, सरकार नहीं सुनती, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके ऑर्डर कराते हैं। लेकिन मैं वापस से कह रहा हूँ, हमारी नीयत साफ है। पंडित जी 1 मिनट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए गाय रक्षा अलग चीज है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना अलग चीज है, और गाय को सारे हिंदुस्तान में कटने पर बैन लगाना ये तीसरी अलग चीज है। आप सेवा की बात मत कीजिए, आप कहिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, बिल्कुल हो, इंडिया में भी गाय ना कटे, पूरा देश में एक कानून हो। मैं ये कहता हूँ बूचड़ खाने बंद हो। मैं आपको मैं कह रहा हूँ कि बीफ एक्सपोर्ट जो है, रशीदी जी मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, बीफ एक्सपोर्ट भारत की संस्कृति में कलंक है, आप समझ रहे हैं, ये कलंक है, इस देश में कलंक है कि हम बीफ एक्सपोर्ट अगर कोई भी कर रही है, कांग्रेस करे भाजपा करे। मैं समझ गया पंडित जी। मुमताज भाई लास्ट कमेंट दीजिए, लास्ट कमेंट क्या हो। बिलाल भाई भी आ रहे हैं, बिलाल भाई आ रहे हैं। बिलाल भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, आपकी आवाज चली गई थी, आपने शायद मुमताज भाई पंडित जी को सुना होगा। लास्ट कमेंट में आपसे ये चाहता हूँ, देखिए गाय को लेकर बात हुई और जो नफरती नारे हैं उनको लेकर बात हुई। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आवाज चली गई थी आपकी, आप चूंकि वकील भी हैं तो आप मुझे ये बताइए, इस तरह के जो नारे हैं संविधान के विरुद्ध हैं कि नहीं है, और इन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इन पर क्या क्या दफात किस के तहत कार्रवाई की जा सकती है? साथ में इतना मेरा एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूं मैं, बिलाल
बिलाल भाई, और जो ये नारे लगते हैं गुलामे नबी की, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उस पर भी बोलिए, सपोर्ट नहीं किया इस नारे को कभी भी, बिल्कुल गलत नारा है वो। इस पर भी बोल दीजिएगा। बिल्कुल जी बिलाल भाई, देखिए रशीदी जी देख संविधान के खिलाफ हैं, चाहे वो तन से जुदा की बात की गई हो, लेकिन और जिस तरीके से नफरती बटेंगे कटेंगे 80 भी समझान का रुस्तान, लेकिन इनको दे कौन रहा? सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, वो ये बयान दे रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा? उन पर हाथ कौन डालेगा? संविधान की जो बात है वो बिल्कुल परफेक्ट है अपनी जगह, लेकिन जो संविधान से जुड़े हुए हैं, जो सरकार से लोग जुड़े हुए हैं, वो खुद ही ये नारे दे रहे हैं। कोई आम आदमी दे रहा है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है, वो जेल भी जाता है, जेल की हवा खा के आता है। लेकिन जो खुद सरकार में है, मंत्री बने बैठे हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा से लेकर अनुराग ठाकुर से लेके, चाहे ओवैसी साहब, किसी का भी बयान आते हो 15 मिनट की बात तो गलत है, कोई इसमें कोई हमें कहने में बचना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग जो जिन पे कार्रवाई नहीं होती, लेकिन आज कोई आम आदमी लगा दे तो उस पर तो कार्रवाई होती है। आप देखते भी हैं संविधान के अगेंस्ट भी है, जिस तरीके से मिरान हैदर की मैंने जिक्र किया जामिया। अरे भाई बिलाल साहब, लगाया गया उसे यूपा। बिलाल साहब अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो कहा था, सिर्फ इन्होंने तो 2 घंटे की पुलिस हटा ली बहराइच में। नहीं वो तो देखिए, वो आऊंगा मुमताज भाई, आऊंगा मैं आपके पास। बिलाल भाई की आवाज कट गई थी, उनको बोलने दीजिए। देखिए नहीं, अकबरुद्दीन ने नहीं कहा, अकबरुद्दीन ने नहीं कहा सर। मुमताज भाई 10 सेकंड बीच में, 10 सेकंड सर माफरत के साथ। पंडित जी उनको सजा मिली। सुनिए नहीं सुनिए तो सही रशीदी साहब, अकबरुद्दीन के केस में जब 2 साल पहले मैच खेला था हमने वहां पर ये पार्क में, उससे अगले दिन मेरी विटनेस थी अकबरुद्दीन के केस में। मैं हैदराबाद गया था PMLA कोर्ट के अंदर अपने बिलाल भाई को जरा बोलने दे। बिलाल भाई का नंबर उसने कहा है, अकबरुद्दीन ने कहा, मैंने कहा ही नहीं है ऐसा, वो मुकर गया। मैं तो कहता ही नहीं, वो तो कह रहा मैंने कहा ही नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास सर। बात हमने ये बिलाल भाई, जो भी नफरत पे बात हो रही थी, जो भी नफरत के बयान दे रहा है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते। हमने खुद नाम भी लिया, चाहे वो ओवैसी साहब, छोटे वाले बड़े ओवैसी साहब की बात नहीं हो रही, मैं छोटे अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से बयान दिया वो गलत है, कोई भी मुसलमान उसको जस्टिफाई नहीं करता, ना यहाँ इस पैनल में बैठे हुए लोग करते हैं। लेकिन लगातार जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, हम उस पर भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को, कपिल मिश्रा ने दंगा भड़काया दिल्ली का, आज बाहर घूम रहा है। परवेश शर्मा मुसलमानों से सामान मत खरीद लिए, इतने सारे सांसद, एक थप्पड़ मारो 100 मारो। जिस तरीके से लगातार आज देश के अंदर महात्मा गांधी के बारे में भी कहा गया, गोडसे के नारे लगाए गए, उनको मुर्दाबाद किया गया। बताइए, देश के राष्ट्रीय पिता को सम्मान नहीं करने वाले, उन पे कार्रवाई कौन करेगा? खुले संसद के अंदर कहते हैं उनको सांसद बना दे, दिल से माफ नहीं करते मोदी जी, लेकिन फिर भी उनको सांसदी से इस्तीफा नहीं दिलवाया ना, पार्टी से निकालने का काम किया। लेकिन जो पहलवानों के साथ भी जिस तरीके से लगातार करते रहे, नफरत की बात, ये उसके हैं वो उसके हैं, हम इस पे नहीं करते। आज बयानात दे कौन रहा है? चीफ मिनिस्टर है भाई, वो देश के कानून की शपथ लेने के बाद बयान दे रहे हैं। योगी जी कटेंगे बटेंगे की बात कर रहे हैं। आसाम में एक चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने संविधान की शपथ ली है ना। आप संविधान की बात करें, संविधान की शपथ लेने के बाद एक सरकार, एक स्टेट, इतना बड़ा स्टेट का मुख्यमंत्री जो सबका होता है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी, सारी कम्युनिटी आती है, लेकिन वो खुलेआम लाखों लोगों के बीच में इस तरीके के बयान देता है। उसके बाद उन पर कार्रवाई तो छोड़ो, कोई कंप्लेंट भी रिसीव नहीं हो सकती। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कानून में भी किस तरीके से लोगों को छूट मिल जाती है। कानून का मजाक बनाया जाता है। अगर कोई यही काम कोई दूसरा बंदा कर दे तो उसको तो अभी जेल भेजने का काम 5 मिनट के अंदर कर देंगे। बहराइच के अंदर खुल गई इनकी जो राजनीति, जो इनके खुद के MLA ने FIR कराने का काम किया है। इनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि भाजपा वहां दंगा कराना चाह रही थी। बताइए कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, उसके बाद ही दबा दिया गया, उसमें तो कोई चर्चा ही नहीं की। काफी हो गया है। अब मैं आखिरी 30 सेकंड का कमेंट सबसे ये चाहूंगा कि देश में ये नफरत कम हो, भाईचारा बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? मुमताज भाई, पहला रिमार्क आपसे। जिंदगी जैसे ही इंसान में ढल जाएगी, ये जो नफरत है मोहब्बत में बदल जाएगी। हमें इंसान बनाना है। जब हम इंसान बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कोई लड़ाई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हमारा परिवार अच्छा रहे, हमारे बच्चे अच्छे रहे, हमारा कारोबार अच्छा रहे और देश अच्छा रहे, देश उन्नत। पंडित जी तो सिर्फ इतना कहूंगा, जिस दिन इस देश की जो माइनॉरिटी है वो मेजोरिटी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना और उनके साथ रहना सीख जाएगी, इस देश में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, चाहे वो गाय का मुद्दा हो, चाहे कोई और।
देखिए मौलाना, इस देश के अंदर अगर खूबसूरती से रहना है ना, तो सबको एक साथ, चाहे हिंदू हो मुसलमान, सबको साथ मिलके चलना पड़ेगा। जो सरकारें भड़का रही हैं उनके नारों पे न चल के हम अपना देखेंगे, बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल सरकारें ये तो बिल्कुल। भड़काने का काम और देखिए देश में एक आग चीज लगाने का एक काम चीज करती है। हमें समझना पड़ेगा, वक्त ज्यादा हो गया। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ये बात जरूर कहूंगा, पंडित जी मैं आपको समझाना चाहता हूं इस बात के लेकर, हिंदुस्तान में ना हिंदू दंगा चाहता है ना मुसलमान दंगा चाहता है। ये कुछ राजनीतिक लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, जो अपने बच्चों को लंदन और पेरिस पढ़ाते हैं, अमेरिका पढ़ाते हैं, और जो हमारे बच्चे हैं उनके हाथों में तलवार डंडे देना चाहते हैं। ये उन लोगों की राजनीति है। इस राजनीति को हमें ये नहीं कहना चाहिए, जैसे आपने कह दिया कि जिस दिन माइनॉरिटी मेजोरिटी का सम्मान करना शुरू कर देगी। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से और 101% अपने दिल की गहराइयों से ये बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने हिंदू भाई को मुल्क में, हिंदुस्तान में अपना बड़ा भाई मानता है, उसको परेशान नहीं करना चाहता, उसकी आस्था को हिट नहीं करना चाहता। लेकिन ये राजनीतिक लोग हमें चैन से नहीं बैठना देना चाहते। इसलिए हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी ये है, जो भी जी धार्मिक लोग हैं वो निकल कर बाहर आए और बताएं लोगों को कि हम ये राजनीतिक जो लोग हैं इनकी राजनीतिक चर्चाओं से, इनके नारों से अपने आप को अलग रखें, देश में भाईचारा बना रहे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को जाना जाता है। इसी रिमार्क्स में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुमताज भाई धन्यवाद, आपका शुक्रिया, पंडित अजय गौतम जी आपका शुक्रिया, बिलाल भाई आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ में।